अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू दी शो। खुदा खुदा करके मुज़ाकरात शुरू हुए हैं हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन, और तहरीक इंसाफ ने जो मुतालबात रखे वो हमें पता ही है कि 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा है, और फिर असीरान की रिहाई के हवाले से मुतालबा है जो नाहक तौर पर कैद हैं उन्हें रिहा किया जाए। बट उससे पहले एक जो इंटेंशन है हुकूमत की कि मुज़ाकरात कमेटी तो बन गई, लेकिन कितनी संजीदगी पाई जाती है उसके अंदर, उसके हवाले से मुख्तलिफ आरा तो हैं। राना सनाउल्लाह साहब एक प्रोग्राम में क्या फरमा रहे थे, आप तहरीक हुकूमत की संजीदगी के हवाले से मुज़ाकरात बारे ज़रा सुनिए। अब लेकिन दूसरी तरफ मसला ये है कि क्या हुकूमत ऐसे टाइम पे जब एस्टेब्लिशमेंट का भी रद्द अमल कह लीजिए या उनका नुक्ता नज़र कह लीजिए या उनका जो विजन है वो बड़ा क्लियर सामने आ गया DG ISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो हुकूमत कितना रिस्क लेगी संजीदगी से मुज़ाकरात करने का। रिस्क का वर्ड मैंने जानबूझकर यहाँ पे यूज़ किया है क्योंकि वो वहाँ देख के सब कुछ आगे करते हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे थे कि 15 दिन में ऐसा क्या हो गया कि 2.5 साल तक आप मुज़ाकरात पर आमादा नहीं थे और अब आपने आमादगी जाहिर कर दी है। इशारा उनका बैरूनी प्रेशर की तरफ था जो है हुकूमत पर, लेकिन उनका ये उसमें तासुर देना था कि तहरीक इंसाफ को वहाँ से किसी किस्म की तवक्कुआत है। उसके अलावा आगे आपको ज़रा सुनवा भी देते हैं कि DG ISPR साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जितने इशूज़ उन्होंने डिस्कस किए वो डायरेक्टेड थे तमाम तहरीक इंसाफ की तरफ। गुफ्तगू का खैर बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे मौजूद मेहमान उनका आपसे तारुफ करवा दें। राजा नासिर अब्बास साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अलामा साहब ये फरमाइएगा कि ये जो मेन आप चूंकि उस मुज़ाकराती कमेटी में भी हैं और जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रही है, जो मेन मुतालबा है वो है 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल इंक्वायरी का। लेकिन मैं आपको सिर्फ सुनवाना चाहता हूँ और नाजरीन को भी कि कल DG ISPR साहब ने उस बाबत क्या फरमाया, ज़रा देखिए। सियासी दहशत गर्दी जो कि 26 नवंबर है वो 9 मई का तसलसल है, ये भी बात बीच में हुई। अलामा साहब क्या फरमाएंगे ऐसे मौके पर जब मुज़ाकरात अभी शुरू हुए थे, और जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हुकूमत तो चूंकि वो खुद क्लेम करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ हम यहाँ पर हैं, 1 पेज पर हैं हम लोग, तो अगर वहाँ से ये मौक़िफ़ इतना सख्त मौक़िफ़ आ गया तो अब क्या उम्मीद आप आगे आपको मुज़ाकरात में क्या आप रखते हैं उम्मीद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए, टाइमिंग्स बहुत अहम होती हैं जो असास और स्ट्रेटजिक मिसाइल होते हैं उनके अंदर। इस वक्त पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, इंटरनेशनली इररिलेवेंट है। 25-26 करोड़ आवाम का एटमी मुल्क स्ट्रेटजिकली आम जगह पर वाक़या है, दुनिया के तहव्वुलात में इररिलेवेंट है। दाखिली तौर पर सियासी बहरान का शिकार है, माशी बहरान का शिकार है, समाजी बहरान का शिकार है, अमन अमान के बहरान का शिकार है, और रियासत और हुकूमत के ऊपर पाकिस्तान के अवाम का एतमाद ख़त्म हो चुका है। ये बहुत ख़तरनाक साइन है। आप देख लें कि अवाम से इतने खौफज़दा हैं कि अवाम को पुरअमन एहतजाज करने वालों को बिली एरिया में आते हैं, रास्ते में पहले पहाड़ जैसी रुकावटें खड़ी करते हैं, और फिर जब वो पहुंच जाते हैं वो किसी दुकान को आग नहीं लगाते, किसी मेट्रो स्टेशन को आग नहीं लगाते, तोड़ फोड़ नहीं करते, चंद घंटे नहीं बर्दाश्त करते, एक रात नहीं बर्दाश्त करते, लाइटें ऑफ करके अंधेरा करके। जब इतनी बुखलाई इदारे हो, हमारे हुकूमत हो और आवाम से डिटैच हो चुकी हो, और दुनिया के पाकिस्तान का इमेज भी दुनिया में ख़राब हो चुका हो, बड़े बड़े बहरान हैं, इनका बोझ नहीं उठा सकती, और अवाम मायूस और नाउमीद हो चुके हों अपने सिस्टम से। इन हालात के अंदर इमरान खान साहब ने जो मुज़ाकरात की बात की और कमेटी बनाई है वो पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए है और पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए है। पाकिस्तान को अब एक पाकिस्तानी कंट्रीस्तान बना देते हो, इतनी बड़ी बड़ी रुकावटें खड़ी करते हो। पुरअमन एहतजाज साहब का हक है, और इस तरह से लोगों को अग्रेसिव करते हो, गुस्से में लेके आते हो और नफसियाती मरीज़ बनाते हो लोगों को। पाकिस्तान के लोग पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, बेरोज़गारी है, मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, और पाकिस्तान के 2 सूबे क्या सूरत हाल है, KPK को देखो क्या हाल है, बलूचिस्तान को देखो क्या हाल है, बाकी भी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस वक्त जो दुनिया के अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं, चेंजिंग आ रही हैं और तेज़ी के साथ आ रही हैं, तो पाकिस्तान को अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए, पाकिस्तान की अवाम की हमायत हासिल करनी चाहिए, अवाम का ट्रस्ट हासिल करना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये जो रवैये हैं ना नामुनासिब हैं, गुड जेस्चर होना चाहिए पावरफुल लोगों की तरफ से। अब मामला ये है कि आपको अब क्या उम्मीद है, मुज़ाकरात उसी तरह से जारी रहेंगे संजीदगी के साथ और कोई नतीजा खेज मुज़ाकरात होंगे? देखें, ये स्टेटमेंट मुज़ाकरात होंगे, जब हम मुज़ाकरा की टेबल पर बैठेंगे बहुत सी बातें बाहर हो रही होती हैं, लेकिन मुज़ाकरा की टेबल पर और तरह से बातें होती हैं। वहाँ जाके बात करेंगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, और पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए। पाकिस्तान हम सब का है, किसी की ज़ाती पाकिस्तान नहीं है, मिल्कियत नहीं है किसी की।
और पाकिस्तान के अवाम के बगैर पाकिस्तान नहीं मुश्किल से निकल सकता। अगर अवाम साथ होंगे तो ना अमनी भी खत्म होगी, अवाम साथ होंगे तो माशी बुरान भी खत्म होगा, अवाम साथ होंगे तो सियासी बुरान भी खत्म होगा। वो आइन और कानून की गुमरानी के जरिए, आइन की सुपरमेसी के जरिए पाकिस्तान को सही ट्रैक पर चलाना होगा। फिर रातों को लोगों को उठाकर हमें बिल नहीं पास करवाने पड़ेंगे, फिर रातों को उठाकर हमें आनी तरमीम नहीं लानी पड़ेगी, फिर हमें अपनी कोर्ट को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, अदलिया को कमजोर नहीं करना पड़ेगा। उसका इस्तिकलाल खत्म कर दिया गया है। ये पाकिस्तान ऐसे चलेगा? इससे चलाया जाएगा पाकिस्तान? 25-26 करोड़ आबादी इसकी, जवान है पाकिस्तान की आबादी में अक्सरियत। किधर लेके जाएंगे हम पाकिस्तान को? लोग पाकिस्तान छोड़ना चाह रहे हैं, इतने मायूस हैं। वो उनके साथ ऐसे रवैया नहीं, उनके साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए। आखिर क्या वजह है? आखिर क्या वजह है? आप देख लें कि आखिर क्या वजह है कि जवान क्यों मायूस हो गए आपसे? जवान पाकिस्तान के बेबसीरत हैं, जाहिल हैं, बेअक्ल हैं, अहमक हैं, बेवकूफ हैं। पाकिस्तानी जवान आगाह हैं, बाशऊर हैं, बाबसीरत हैं, वतन से मोहब्बत करते हैं, अपने वतन से इश्क करते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि पाकिस्तान की जो फैक्ट्स हैं उन तक चले जाएं। वाकई दिल खून रोता है पाकिस्तान की हालत देखकर, पाकिस्तान का बेवकार होना देखकर खून रोता है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है। जवान कहाँ है अभी? आप बताएं सारे, आप मीडिया के दोस्त हैं, आप चले जाएं गली मोहल्ले में, सड़कों में, बाजारों में, स्कूलों में, कॉलेजों में चले। जवान हमारा कहाँ खड़ा है? हमारा जवान वतन से मोहब्बत करने वाला है, बाशऊर और बसीरत है, शुजा और दलेर है। इंतहाई काबिल एहतराम राजा नासिर अब्बास साहब, आप जो बदअमनी की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हुकूमत और फौज ने मिलकर 2021 में मुल्क में दहशतगर्दी जो थी उसकी कमर तोड़ दी थी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एक शख्स के गलत फैसले ने इन दहशतगर्दों को वापस लाया। आप क्या समझते हैं? बड़े सियासतदान हैं, 12 चिनार में और दीगर जगहों पर दहशतगर्दी का जिम्मेदार वो शख्स नहीं है क्या? आप क्या समझते हैं? आप देखिए, मेरे ख्याल में ना, जब आप फैक्ट्स का इनकार करते हैं ना तो बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। आप मुझे बतलाएं कि पार्लियामेंट के अंदर इन कैमरा ब्रीफिंग हो, कैबिनेट को हो, सारी पार्टियां शरीक हों, बाजवा साहब और फैज साहब सारे का सारा वो रिकॉर्ड लेके आए और वो कहे जी ये जो है ना वे आउट है इन हालात से निकलने के लिए, तो आप एक बंदे को ब्लेम करेंगे? सबका मुश्तरका फैसला था। जब APS में वाकया हुआ था तो सबका मुश्तरका फैसला था कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किए दहशतगर्दों का। एक पार्टी का नहीं था, सब ने ऑन किया था उसको। इसको भी सब ऑन करें। अगर गलती है तो सबकी गलती है। अच्छा, ये तो क्लैरिटी वैसे आ गई हुई है। राना सनाउल्लाह साहब की ट्वीट ऑन रिकॉर्ड व्हाट्सएप मौजूद है, जो कि 7 जुलाई 2022 की है, जिसमें उन्होंने इसी फैसले को कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए बैंड आउटफिट से ताकि अमन आए हमारी सरहदों पर, ये तो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। और फिर उस बाबत कमेटी जो मीटिंग थी उसके मिनट्स भी आ चुके हैं। खैर, पारा चनार वाला मामला जिसका जिक्र अभी शहजाद भट्ट साहब कर रहे थे, अलामा साहब, उस हवाले से भी कुछ बात की DG साहब ने। जरा मैं चाहता हूं कि वो आप भी सुनिए, नाज़रीन भी जरा सुनें। जी राज साहब, ये फरमाइएगा कि मजलिस वाहिदुल मुस्लिमीन काफी शहरों के अंदर, लाहौर में भी हमने देखा है, उस पर ये सेक्टेरियन मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक है। पहली बात इनकी ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ये सेक्टेरियन मसला बिल्कुल नहीं है। वहां पर ये कबाइल चाहे शियों चाहे सुन्नियों सदियों से रह रहे हैं, ये सेक्टेरियन मसला नहीं है। लेकिन आपको पता होगा कि 2007, 8, 9, 10 परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, जरदारी साहब के दौर में 5 साल कुरम पर, पाड़ा चनार पर हमला था। लोग मुहासरे में थे, हजारों लोग शहीद और जख्मी हुए अपना दिफा करते हुए। ये 3 तरफ से अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान के कहते हैं कि नेचुरल डिफेंस है पाकिस्तान का। ये लोग अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, लिहाजा दहशतगर्द वहाँ आते हैं, हमले करते हैं। पाड़ा चनार कबायली लोगों की जंगें होती है, कोई शक नहीं इसमें, लेकिन बाद ऐसे जराइम अंजाम पा रहे हैं जो कभी भी कबाइल एक दूसरे के साथ नहीं करते। मसलन जिस तरह से गले काट के लाश गले काटना, ज़िबा करना, वो ये लोग नहीं करते। अगर किसी को मारे भी ना तो उसकी राइफल जो है ना वो भी साथ उसके रख देते हैं। देखें, ये ऐसा उनसर बीच में इन्वॉल्व हुआ है, नाअमनी है, मसाइल है, मुश्किलात हैं। मेरे ख्याल में जो मीडिया के वो लोग बातें करते हैं, दहशतगर्द खुले फिरते हैं, खुले आम दहशतगर्द फिरते हैं, कई साल हो गए। अब जो ताजा कबाइल ने, एल्डर्स ने अभी तक मेरे ख्याल में अभी तक शायद साइन कंप्लीट होने वाले को थोड़ी देर मैंने पूछा था कि लास्ट लोग साइन कर रहे थे उसके ऊपर, उन्होंने अपना काम अंजाम दे दिया है। आप देखें, अमन और अमान लाना, सिक्योरिटी को वहां पर अप्लाई करना, वहां के लोगों को जान माल नामूस की हिफाजत करना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। लोगों का ट्रस्ट क्यों खत्म हुआ है, एतमाद क्यों खत्म हुआ है? लोग क्यों सलाह खरीदते हैं? लोग क्यों भारी सलाह खरीदते हैं? किस लिए खरीदते हैं?
आप पाकिस्तान में भी देख लें, यहाँ जिसकी जान माल की हिफाजत ना हो, इंतहाई काबिल एहतराम। मैं जिस राजा साहब को जानता हूं और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अब राजा साहब के हाथ से चीजें आउट होती जा रही हैं। आप एग्री हैं मेरी बात से? मेरे हाथ में क्या है? अभी मेरे पास कोई फोर्स है, पुलिस है कि मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में ये आवाज है, बोल सकता हूँ, चिल्ला सकता हूँ, फरियाद बुलंद कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। मेरे हाथ में क्या है? आपकी बात लोग मानते थे, पावर है, जा लेते थे। आप एक बड़ी शख्सियत है वहां की, उस हवाले से पूछ रहा हूं कि आपके हाथ से चीजें निकल रही हैं क्या? मैं वहां गया, पाड़ा चनार गया, अपने दोनों कबाइल के फिरकों से मिला, अहले सुन्नत भाइयों के पास गया, तशीयों के पास गया, उनसे मिला। हमसे कोई इस्तेफादा करता है वहां पर? हम वहां गए, मिले, जाके वज़ीर आला से भी मिले, सबसे बातें की, लाए अमल दिया, रास्ता बताया, इस पर अमल करें। लेकिन जब आप एक डिले करते हैं, अननेसेसरी डिले करते हैं चीजों को, वो छोटा सा जख्म भी बहुत बड़ा फोड़ा और वो कैंसर और ट्यूमर बन जाता है। और मेरे ख्याल में कोताही सब की तरफ से हुई है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सब ने कोताही की है। कोई ये खबर आपको बड़ी जुर्मानी करा दे सकता? आप खुद सोचे ना मेरे भाई, वो पाकिस्तान है कि 2024 के इलेक्शन में फॉर्म 47 की बात रोजाना होती है टीवी पर, दूसरी साइड पर 2018 में आरटीएस बैठने की बात वो भी होती है। ये सियासतदान मिल बैठ नहीं सकते क्या? क्या ये मुल्क के लिए जो तबाही हो रही है इसके जिम्मेदार सियासतदान नहीं है क्या? मेरी बात सुने, आपने बड़ी अच्छी बात की है। 71 के बाद जब मायूसी थी ना हर तरफ, सियासतदान मिल बैठे, पाकिस्तान को आइन दिया और हम आगे बढ़े। अगर तो फिर शब खून मारा डिक्टेटर ने। अब भी सियासतदानों की जिम्मेदारी है मुल्क चलाना, आइन भी कहता है, दस्तूर भी कहता है। सियासतदानों को मिल बैठना चाहिए, सियासतदानों को अपने आप को कवि बनाना चाहिए, मिल बैठकर मसाइल को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जो अवाम फैसला करे उसको कबूल करना चाहिए और किसी को इजाजत नहीं देना चाहिए कि पावर में इंक्रोचमेंट करे और चीजों को कैप्चर करता चला जाए और की स्पेस खत्म होती चली जाए। ये नहीं होना चाहिए। सियासतदानों की नवाज शरीफ को, जरदारी को, मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान को एक टेबल पर बिठाए, सारे मुज़ाकरा ठीक हो जाएंगे, वरना तो मुज़ाकरा नहीं होंगे। देखें अभी ये मुज़ाकरात शुरू हुए हैं ना, इंशाल्लाह इसको सपोर्ट करें तो मुझे उम्मीद है कि हम पाकिस्तान को बेहतर पाकिस्तान बना सकते हैं बातचीत के जरिए, सियासतदान सब। लेकिन ये है कि आप देख लेना आईनी तरामीम की जाती हैं, पार्लियामेंट का क्या हाल छोड़ा है इन्होंने, लोगों को पार्लियामेंट से उठाया गया, किसी को पूछा गया किसने उठाया था? बिल्कुल किसी को। अलामा साहब बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं और अल्लाह करे कि मुज़ाकरात के जरिए हल निकले। अल्टीमेटली मुज़ाकरात ही करने पड़ते हैं पूरी दुनिया के अंदर, हर तनाज़े के एंड पे हमने मुज़ाकरात देखे हैं। मैं अब आपसे एक छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल है बल्कि, वो ये है कि बिलावल भुट्टो साहब ने एक बात की इंटरनेशनल प्रेशर के हवाले से, जरा प्लीज सुन लीजिए। मालूम होना चाहिए कि ये सब कुछ बहाना है, किसी को कोई फिक्र नहीं है पाकिस्तान की जमहूरियत के बारे में, पाकिस्तान की इंसानी हकूक के बारे में, पाकिस्तान में किसी कैदी के बारे में। वो तो इमरान सिर्फ बहाना है, निशाना पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम है, निशाना पाकिस्तान का मिसाइल टेक्नोलॉजी है। अच्छा ये हुकूमत भी इस बात, जावेद लतीफ़ साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने, PMLN के लोगों ने, पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये बाहर से क्यों अब हमें इन्फ्लुएंस करने की, हमारे यहाँ के मामलात में इंटरफेयर करने की अमेरिका या बरतानिया क्यों कोशिश कर रहा है, और फिर निशाना जो है वो पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम है। मेरा आपसे ये सवाल है कि इस पे तकिया कितना है? आप वो कि आप MWM है लेकिन आप मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हैं और आप उनके क्लोज एलाय हैं। बाजवा साहब देखें, अच्छा बाजवा साहब देखें कि जब आपकी हुकूमत की जड़ें अवाम में नहीं होंगी, आप कहोगे हम बेगर्स हैं, हम वेंटिलेटर पर हैं, हम अमेरिका के बगैर सांस नहीं ले सकते, आप कमजोर हैं। पाकिस्तान के 25-26 करोड़ अवाम पर जब आपका एतमाद नहीं है, आप 45 से 47 तक का सफर करते हैं, अवाम को इररिलेवेंट करते हैं, लाताल्लुक करते हैं, मायूस करते हैं, नाउमीद करते हैं, अपने से दूर करते हैं। उनसे मेरा सवाल है उनसे कि आप जमहूरियत की बातें करते हैं, अगर जमहूरियत नहीं होगी, पाकिस्तान की पार्लियामेंट नहीं होगी, इदारे मजबूत नहीं होंगे, मेरे ख्याल में होश के नाखून लेने चाहिए और पाकिस्तान को ठीक करने के लिए बैठना चाहिए और अवाम की तरफ रुजू करना चाहिए। जिनके साथ अवाम हो, आप देखें जिनके साथ अवाम हो, उस मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उस मुल्क को कोई तबाह बर्बाद नहीं कर सकता। और अगर अवाम साथ दो, अवाम इररिलेवेंट करके घरों में बंद कर दिया जाए, बोले नहीं, बात ना करें, उनके जुबानें सीधे लब सीधे, तो मुल्क नहीं बच सकता, नहीं आगे बढ़ सकता। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, आखिरी मिनट है, आखिरी मिनट में शार्प जवाब दीजिएगा। मेरी आपसे छोटा सा सवाल है,
इमरान खान से आप मिलकर आए हैं। इमरान खान कहता है भारत वालों पैसे मत भेजो, और पाकिस्तान वाले जो हुक्मरान हैं वो पर्चे पे पर्चा दे जा रहे हैं। तुन के रखो, ये मुज़ाकरात नहीं होने। आप एग्री हैं? मेरे ख्याल में मैं कभी मायूस नहीं होता हूं। मैंने पहले कहा जंग हो रही होती है, मुज़ाकरात और बातचीत हो रही होती है। और जैसे बाजा साहब ने कहा बिल आखिर में मुज़ाकरात ही करने पड़ते हैं, टेबल पर बैठकर ही मसाइल हल करने पड़ते हैं। और हम पाकिस्तानी हैं सारे के सारे, ये हमारा घर है, हम इसको बातचीत के जरिए हल कर सकते हैं अगर विल हो, इंटेंशन हो, नीयत हो। नहीं तो फिर पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं, को हमारे पास में इतना है कि सिर्फ वो खड़े दुआ ही कर सकते हैं। हम सिर्फ दुआ कर सकते, बेटर सेंस शैल प्रिवेल विद ऑल दोज पीपल जो कि मैटर करते हैं, जिन्होंने फैसला करना है। तो मुज़ाकरात के जरिए अल्लाह करे कि आगे हल निकले पाकिस्तान, ताकि आगे को बढ़े। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक है जी, साथ रहें। जनाब, नज़रें सबकी इस वक्त मुज़ाकरात पे हैं, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम जो हमने अभी डिस्कस भी किया कि डीजी ISPR साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने जितने मुद्दे, जितने इश्यूज़ पर रोशनी डाली या उन्होंने लबकुशाई की, वो टारगेटेड थे टुवर्ड्स वन पॉलिटिकल पार्टी, नेमली PTI। चाहे वो बात हो जाए दहशतगर्दी की 2021 से लेके अब तक जो अब हालात हैं, और फिर उसके अलावा 9 मई 26 नवंबर की उन्होंने बातचीत की। और हर चीज़ के अंदर बहरहाल अगर इतना सख्त मौक़िफ़ इदारे की तरफ से तहरीक इंसाफ की तरफ आएगा तो मुज़ाकरात आगे कितने नतीजा खेज़ व्हाट्सएप साबित हो सकते हैं। उसमें पहली वजह तो ये है कि ये एक सादा सी बात है और सेंस बात है। इसमें तो कोई हम ये भी नहीं कह सकते, कोई खबर है कि हुकूमत को सूट नहीं करता कि मुज़ाकरात करें और तहरीक इंसाफ को कोई स्पेस मिले या रिलीफ मिले, तो हुकूमत फारिग हो जाती है ना। तो अब जबकि इदारे की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, तो अब आपके ख्याल में आपकी खबर क्या है? बाजवा साहब, बात यह है, मुज़ाकरात का जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है उसको 4 एंगल से ज़रा गौर पहले कर ले। पहला एंगल है कि बानी चेयरमैन जो है वो अभी तक टेंसी की पॉलिसी कर रहा है, मुज़ाकरात पे खुल खिला के नहीं आ रहा। नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात पे पर्चे दी जा रही है, वो भी जनाब खुल खिला के वेट एंड सी, वो भी हों जी, दोनों एक जैसे ही है। इसके साथ तीसरा एंगल देखें, ISPR का बयान की जो आपने बात की, वो साहब आए सामने और उन्होंने सामने आकर अपने आप को कर लिया क्लियर कि ए सानिया 9 मई ए लो फड़ो सजावा, तुसी कहंदे हो सजावा नहीं देंदे, सजावा नहीं देंदे, असी देती हैं जो क्लियर हो गए विचों 3। लेकिन चौथा एक दिलचस्प पहलू भी है, हुकूमत जो है वो टाइम ले रही है। क्यों ले रही है भाई? किससे ले रही है? हाँ जी, हुकूमत जो है, चौथा पॉइंट वो मेरे भाई ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता वोट आना शुरू हो गए हैं बाजवा साहब। हाँ जी। अब मरियम नवाज पंजाब पर ग्रिप करना शुरू हुई है, कम करना शुरू हुई है, उसके जो बूटे छोटे छोटे लगाए हैं उस पर फल आना शुरू होंगे। ये लगी ने अंबियां तो लगनगे, वो बननगे अम्ब, मैंगो जब आएंगे वोट बढ़ेगा तो फिर जाकर मरियम नवाज फैसला करेगी, ग्रीन सिग्नल देगी। जब वो ग्रीन सिग्नल देगी अच्छा तो मुज़ाकरात हतमी सूरत पे होंगे। मरियम तो बगैर मुज़ाकरात किसको ग्रीन सिग्नल देना है मरियम नवाज साहबा ने? मैं तो ये बात कर रहा था कि अगर डीजी ISPR साहब, ये तो सादी सी बात है, इस वक्त हुकूमत जो है, हुकूमत के अपने लोग ये खुद क्लेम करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमारी बैक पे है, हम 1 पेज में है। शहबाज शरीफ साहब ये बात कर चुके हैं। अब वो जिनकी बेसिस के ऊपर वो हुकूमत कर रहे हैं, अगर वो नहीं चाह रहे तो फिर और किसी ने क्या चाहना है, क्या नहीं चाहना? वो तो कहते हैं कि आपस में सुलह करो, राजी हो के साढ़े को आ जाओ। अच्छा, साढ़ा सानिया 9 मई क्लियर, हम क्लियर, ठीक बस। तो मरियम नवाज साहबा नहीं सिर्फ चाहती नहीं, अच्छा, शहबाज शरीफ साहब भी चाह रही है और रिपोर्ट सारे उन्हें करनी है फर्दे वाहिद को। फर्दे वाहिद कौन है? मोहम्मद नवाज शरीफ। नहीं, मेरा नहीं ख्याल फर्दे वाहिद वो है। क्यों? बानी चेयरमैन नहीं फर्दे वाहिद, उसे की भाभी बुशरा आ जाएगी, वो फैसला करेगी। नहीं, मैं इस सेंस में बात कर रहा हूं कि जब आप हुकूमत की बात करते हैं तो वहां पे फैसले आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं? सर जी, हुकूमत भी जो है, तो यार उनकी पार्टी कहती है हमें जबरदस्ती हुकूमत में बिठा दिया है, हम तो हुकूमत नहीं था लेना चाहते। ये उनके लीडर्स ऑन एयर आके डिफरेंट टीवी प्रोग्राम्स में कह चुके हैं। और नवाज शरीफ साहब की नहीं चलती। शहबाज शरीफ को उस भाई ने कहा था ना कि तुम इतनी नहीं चलती ना प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। साहब नवाज शरीफ साहब की फिर इमरान खान इसलिए आया था। अच्छा, शहबाज शरीफ की वजह से आया था इमरान खान, वरना शहबाज शरीफ
मान जाता उस वक्त, गद्दारी कर देता भाई के साथ, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो हम इतना पीछे ना आ जाए। मैं तो सिर्फ आपकी बात कर रहा हूं, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब के हक में। अच्छा खैर आगे आ जाएं। अब मामला ये है कि मरियम नवाज साहिबा अपने प्रोजेक्ट्स के फ्रूशन का वेट कर रही हैं कि फल लगेगा वहां पे, तो ये कब तक लग जाएगा भट्ट साहब आपके ख्याल में, या उनका क्या ख्याल है? आपको क्या बताया उन्होंने? देखो बॉस जी, बात ये है, कल के प्रोग्राम का आप गौर करें, मैंने आपसे एक बात की थी, साढ़े पायलट चाइना, वहां से 40 तैयारे, अच्छा लेटेस्ट किस्म दे एंज करके शू करके भारत तो लंघ जान दे, वो वाले तैयारे भाईजान, उसके बदले में असी भी तो कुछ देंगे। आप देखें नेशनल लॉजिस्टिक कारपोरेशन की है जिन्होंने कहते हो NLC, जी जी, ਉਹ NLC ਉਹ यार 30 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ काशगर चाइना तो चलता है एक जहाज जो कि दुबई लैंड करेगा, अगर वही कराची के जरिए गवादरों में छुपा लो 10 डेज 10 दिन में वो चाइना का काशगर का माल सारा मैं दुबई पहुंचा दूंगा। हुजूर वाला मैं आपसे कल भी ये अर्ज कर रहा था, और वो ये है कि अगर किसी को ये लगता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड प्लस अमेरिका का कोई सब्स्टिट्यूट है किसी भी किस्म का चाइना, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है जिसकी भी है, ना टेक्नोलॉजिकली है, ना पॉलिटिकली है, और ना ही इकोनॉमिकली है। अब अर्ज ये सुन लीजिए कि आपकी जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है, जहां से आपको डॉलर्स मिलते हैं, वो या यूरोप है और या वो अमेरिका है। चाइना को आप एक्सपोर्ट कर ही कुछ नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, चाइना की तो आपने कर्जे देने हैं। तीसरी बात यह है कि चाइना तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स लगा रहा है वो पार्टनरशिप के तहत है, या फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसको भी आपने रीपे करना है। और जो बिजली के मंसूबे IPPs चाइना के लगे हुए, आप कैसे ये समझ सकते हैं कि चाइना आपको सारी बातें, मेरा भाई जो बाजवा काबिल एहतराम जाने जिगर कर रहा है ना, ये पिछले 20 साल से यही हो रहा था। आगे भी यही होना है। पहले को ताड़ा ओ साहब जड़ा है ना, वो हाफिज कुरान पाक नहीं सी, ए हुन हाफिज साहब आ गए थे। हाफिज साहब जब आ गए हैं, बहुत सारी चीजें तब्दील हो गई हैं। सब क्यों चलें, अब वो आप पढ़े लिखे आप मामला आप उधर ले गए हैं, तो मैं उसका कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अभी आप कह रहे थे कि फर्द वाहिद जो है वो नवाज शरीफ साहब हैं, अब आप कह रहे हैं कि फैसले उन्होंने नहीं करने, कहीं और से होने। ओ भाई, एक छत है ना, इस छत के नीचे 4 पिलर है, सही, वो मिलके हुकूमत चलाते ने, कल नवाज शरीफ ने चला लेनी है, इस तरह तो नहीं ना होता। अच्छा, बिलावल साहब का क्या करना है, ये आपने देखा है, कल भी वो बोल रहे थे, आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल तो गड़ी खुदा बख्श अपनी वालदा की बरसी के मौके पर बोले हैं, और जो उससे पहले भी उन्होंने बातें की हैं, वो डायरेक्ट हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जो उनके गिले शिकवे हैं ना, वो हुकूमत से नहीं है भट्ट साहब, वो एस्टेब्लिशमेंट से हैं। खास तौर पे पानी के हवाले से जो आज भी उन्होंने बात की है, वो इरसा का जो एक फार्मूला कह लें, आपको इतना पानी, इसको इतना मिलना है, उसको जो चेंज करने की बातचीत है, उस पर सिंध हमेशा, इससे पहले आपको याद होगा इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के दौरान ये बड़ा मामला रहा कि आप पंजाब हमारा पानी चोरी कर रहा है, और पहले भी सिंध ये कहता रहता है और कि हम इंसाफ होना चाहिए, और बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि फेडरेटिंग यूनिट्स हैं पाकिस्तान के 4, जैसे आप कमरे के पिलर्स की बात करें तो 4 पिलर यहाँ पे ये फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, पंजाब, KP, बलूचिस्तान और सिंध। तो बिलावल साहब एक तरफ हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, साथ निशाना उनका कहीं और है, सुना किसी और को रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हुकूमत पर, ये तो जेन्युइनली हुकूमत पर कर रहे हैं कि आपके पास ये मैंडेट नहीं है कि आप खुद ही बैठ के फैसले करना शुरू कर दें, आपका जो दिल करे आप वो करना शुरू कर दें, सिंगल हैंडेडली करना शुरू कर दें। कहना तीनू ते सुनाना नूनू, यानी अपनी बेटी को कहना, डांटना, और बात बहू को करना, ठीक है। और भाईजान पीपल्स पार्टी एक पाकिस्तान, कोई बने या ना बने, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जमहूरी पार्टी पीपल्स पार्टी है। बेनजीर कत्ल हो गई तो जरदारी कहना पाकिस्तान खपे, बेनजीर के भाई कत्ल हो गए, जुल्फकार अली भुट्टो कत्ल हो गया, कोई सानिया 9 में नहीं हुआ। वो जमहूरी लोग हैं। मैं वैसे भट्ट साहब आपसे अर्ज करूं, एक मिनट, कल अभी बरसी गुजरी है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा की, जब ये सानेहा ये हादसा हुआ था तो अच्छे खासे होश में थे हम भी, और आपने भी देखा, मतलब गो कि मैं उस वक्त सहाफत कर नहीं था, लेकिन मैं सहाफत की पढ़ाई ही कर रहा था। इससे पहले जो धमाका हुआ था, मैं गौहर भट्ट, जावेद फरूकी उस काफिले में शामिल थे, जी सर, जब धमाका मौके पर मौजूद थे। अच्छा, वो हो गया। मुझे आप ये बताइए और ईमानदारी से बताइए, जब ये सब मामला हुआ था, क्या सिंध भर में आग नहीं थी लगी, पंजाब तमाम बंद नहीं था हो गया? ये अलग बात है, हाँ, ये दुरुस्त बात है कि चले कोई मिलिट्री तनसीबात की तरफ किसी ने रुख नहीं था किया, लेकिन ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में भट्ट साहब पहिया जाम हो गया था, शटर डाउन हो गया था, आग लग गई थी। ऐसा नहीं हुआ था कि लोगों ने एहतजाज ही नहीं था किया, चुप करके बैठ गए थे बिल्कुल। और फिर बात यह कि अगली हुकूमत आपकी जब अपनी आ गई तो उन्होंने ये नथारा करना था, ये निकालना था कि किसने यार, हु मर्डर्ड बेनजीर भुट्टो, ये तो उनका भी काम था ना बीच में। खैर हम बात से डाइवर्ट कर गए यार, बातों को इसलिए तो कह रहा हूं कि जमहूरी पार्टी का मतलब क्या है
कि बातों का अगर हो जाती है एक गल से फंस नहीं जाइदा, आगे निकल गए वो उन्हें पाकिस्तान खब्बे का नारा लगा दिया। आप पिछले 20 प्रोग्राम निकाल के देख ले, 26वीं आईनी तरमीम के प्रोग्राम निकाल के देख ले। मैं तेन क्या फजलुर रहमान साडा भाई है, तू कहना नहीं आप चेक करें, बिलावल भुट्टो साहब के भी जरा अल्फाज देखें ना, उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि ना हम सिलेक्टेड हैं ना हम फॉर्म 47 वाले हैं, हम ठीक तरीके से आए हुए हैं। किसको कह रहे हैं फॉर्म 47 वाले? हुकूमत को कह रहे हैं, सादी सी बात है। उनके गिले शिकवे हैं हुकूमत के साथ। और मेरे भाई तेरी सारी बातें मैं मान लूंगा, मैं तेन कहता ना फजलुर रहमान साडा भाई, बिलावल साडा भाई ते बड़ा भाई भी साडा भाई, चलें यूं कर लें। लेकिन लड़ाई है, लेकिन खैर भट्ट साहब खत्म बात को जरा समेट लेते हैं बात को। और वो बात ये थी कि एक तरफ जो हुकूमत में जमाते हैं, जैसे पीपल्स पार्टी क्लेम करती है हुकूमत में हम नहीं है, हमने वैसे साथ दिया है, वैसे तमाम आईनी ओहदे उन्होंने ले लिए हुए हैं, लेकिन इस वक्त जो मसले मसाइल हैं वो हुकूमत के अंदर भी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। एक बात, दूसरी बात जो नून लीग की अगर हम बात करें, उसको हम हुकूमत कहें, तो वो तो देख ही कहीं और रहे हैं, वो वहां पे देख रहे हैं जहां पे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सख्त मौक़िफ़ आ गया। तो आगे किस रुख जाएगी ये तमाम सूरत हाल? और गिवन विद ऑल दैट, आज के प्रोग्राम में एक फिक्रा रिकॉर्ड पे जरूर रखिएगा मेरा, और वो फिक्रा ये है कि नक्शा सारा निकाल के देख ले। मैं वैसे देख कर आया हूं, और उस नक्शे में गवादर के सामने दुबई है, और फिर ये चाइना है, ये यहां से रूट बनना है, तो पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। तो बिलावल साहब को इस बात का यकीन नहीं है, और वो भी आज ये बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। चलें भट्ट साहब, आप कह रहे हैं कि पैसे ही पैसे जो आने हैं, ये आपकी बात मेरा ख्याल है पाकिस्तान के नौजवानों को नहीं अभी तक पता चली। वो यहाँ से बेचारे डंकी लगा के बाहर जा रहे हैं, उनके भी इल्म में काश ये बात आ जाए। हर एक को पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बूम कर रही है, सिवाय बेचारे पाकिस्तानियों के। ब्रेक के बाद इसी चीज़ पर बात करेंगे कि अपनी सर धड़ की जान की बाजी लगा देते हैं। पाकिस्तान से जाने को क्यों जाते हैं? इसी वजह से जाते हैं कि रोजगार नहीं है यहाँ पे, और आगे अभी फिलहाल उम्मीद भी नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। एक दफ़ा फिर अभी बल्कि थोड़ी देर पहले जो शहजाद भट्ट साहब बात कर रहे थे कि दूध शहद की नहरें बहने लगी हैं यहाँ पे, पाकिस्तान में रेल पेल हो जानी है पैसों की, लेकिन यहाँ से नौजवान मुल्क छोड़ के क्यों जा रहे हैं? यूनान कश्ती हादसा एक दफ़ा पहले, एक दफ़ा अब, फिर दोबारा हमने उसको बड़ा अफसोसनाक वाक़या। और अब ये पता चला है कि FIA के अफसरान उसमें मुलव्वस हैं। सिर्फ इंसानी स्मगलर्स नहीं हैं जिनके खिलाफ तहकीकात करनी थी, FIA ने, वही FIA, उसके 31 अफसरान मुलव्वस निकले हैं कि लोगों को 2 नंबर तरीके से यहाँ से वो निकालते हैं इमिग्रेशन काउंटर्स पे, डिफरेंट एयरपोर्ट्स के ऊपर, और उनके नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में तो खैर डाल दिए गए हैं, लेकिन बाहर जो नौजवानों की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती है, और ज़ाहिर है कि माशी तंगदस्ती के बायस वो जान का ख़तरा भी मोल ले लेते हैं। हमारे साथ शाहिद अब्बास साहब मौजूद हैं। शाहिद अब्बास साहब अलमारूफ शहदू वेला के नाम से आप उनको जानते होंगे। टिकटॉक और यूट्यूब पर वो अपना कंटेंट बनाते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने वक्त दिया। मेरे सुनने में आया कि आप भी पाकिस्तान से, आप आजकल गालिबन इटली हैं, यूरोप के किसी मुल्क हैं, आप भी यहाँ से डंकी लगा के गए थे, तो कितना पुरखतर सफ़र था? आप अपना एक्सपीरियंस ज़रा शेयर करेंगे पहले हमारे साथ? पहले तो जी मैं पूरी आवाम नूं और पाकिस्तानियों नूं उन्हां दा शुक्रगुजार हाँ कि जिहड़े GNN न्यूज़ दे अपना तरीके नाल और GNS दी मुहब्बत नाल सानू लोकां नूं अगे ले आ रहे ने कि जिहड़ा असीं हकीकत दसते हैं। क्योंकि जिहड़े लोग वीडियोस बनाते हैं उन्हां नूं कुछ पता नहीं, असीं खुद डंकियां ला के आए हैं, साडे ते जो बीती है वो सानू पता है, वो किसी बंदे नहीं पता। जी सर, आप क्वेश्चन क्या करें? जी जी, मैं पूछ आपसे ये रहा था कि जो बीती है आप पे, आप जब यहाँ से निकले तो वो कितना खतरनाक सफ़र था। और एक स्टोरी मैंने आप सुनी, ज़रा दोबारा हमें भी बता दें कि आप बस यूं है कि मरते मरते ही बंदा वहाँ पे पहुँचता है, इतना आसान काम नहीं है। जी होता क्या है डंकी में? जी डंकी 2 किस्म की होती है जी। एक डंकी होती है कि जिदे च पैसा लाइए तो वो जरा अच्छी होती है। अच्छा। एक डंकी होती है कि जिहड़ी निरी मौत होती है। मौत तो दसना चाहना कि मेरे नाल 20 मुंडे सन, असी लाहौर तो बैठे हैं, लाहौर तो कोयटा पहुंचे हैं, काफ्तान पहुंचे हैं, साडा ते वीजा लगा सी, ईरान तक असी बिल्कुल ठीक पहुंचे हैं। ईरान तो अगे असी ये समझिया कि साडी जिंदगी खत्म हो चुकी है। ईरान तो अगे जो तुसी हमाको दी पहाड़ी चढ़दे हो, पहाड़ी वो ऐसी चीज है कि जिथे जेंट सिर्फ ये चीज देखदा है
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਹਮਾਕੋ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ 3 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਦੀਦ ਬਰਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਡੰਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਖੇਡ ਕੇ। तुर्की ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇ वो बहुत ये कश्ती रुक जाती है, ये कहाँ एक तो बर्फ हो गई ना, पहाड़ हो गया, चढ़ गया जो चढ़ गया, ये कश्ती की क्या कहानी है? एक कश्ती की कहानी है जी, जुल्म करते ने, जुल्म इस तरह करते ने कि जिस तरह तुसी सामने बंदे नूं खिलार के ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਜ਼ਾਬ ਦਾ ਪੀਪਾ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੜ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਬੀਆ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਹੈ, ਲੀਬੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਸ਼ਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, 20 ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 300 ਬੰਦਾ ਬਿਠਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਲੱਕੜ ਦੀ ਬੋਟ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੀਬੀਆ ਤੋਂ ਕਸ਼ਤੀ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡੰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਹੈਂਡਲ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੈਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਕੈਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨ ਪਾ ਦੇਣੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੇਸ ਦੇਈ ਜਾਣੀ। ਮੇਰੇ ਜੇ ਕਈ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਹਿਲ ਆਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-20 ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ 200 ਬਹਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਾਲਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਟਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੋਰੋਕੋ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ UN ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਲ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਛੱਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇੰਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਝੋਲ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਤੈਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਹੋਏਗਾ 20 ਮਿੰਟ ਤੈਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, 25 ਮਿੰਟ ਤੈਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਖਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ फुल जाते हैं। नहीं ठीक है, मतलब ये एक दफ़ा तो बंदे को यही मैं कहूँगा कि खुदा याद आ जाता है। और बहुत सारे, जैसे आपने खुद ही बताया कि 75% तो जान से याद दो बैठते हैं। मुझे ये बताएं, पहुँच गए आप वहाँ पे यूरोप, इटली या स्पेन या माल्टा या जहाँ पे भी, अच्छा वहाँ पे जाके इतना ख़तरा मोल लेके क्या वो इज़ इट वर्थ इट, यानी कि वो इस काबिल है कि इतना लंबा आपने सफ़र किया और वहाँ पे जाके हर एक वहाँ पे दौलत की रेल पेल है और जिस मसले से तंग आके माशी मसले की बायस वहाँ पर लोग जाते हैं, तो उधर क्या जैसे आम ख्याल है कि यार शायद दरख्तों पे पैसे लगे हैं और आसान है चले कमाना, तो कितना आसान है वहाँ पे पैसे कमाना? आपने तो माशाल्लाह चले अपना एक डिजिटल आप कंटेंट भी क्रिएट करते हैं, लेकिन उसके अलावा जो आपके साथ लोग वहाँ पे आए थे वो कितने खुशहाल है वहाँ पे? ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਆਖਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਸੱਜਣ ਤੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਫਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਮੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਅਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਸਰ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੰਕੀ ਲਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਯੂਰਪ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਔਖੀ ਡੰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੈ,
सुबह लोग 4 वजे उठ के जाते हैं। इटली के मुताबिक 4 होंगे ने, पाकिस्तान के मुताबिक सर्दियों 8 होंगे ने, गर्मियों पाकिस्तान 7 होंगे ने। उस टाइम लोग साइकिलों ते जाते हैं मजदूरी करन, बर्फ दे विच। गोरा नहीं वेखदा चिट्टा चम, गोरा वेखदा तेजी नाल कम। इत्थे कोई किसी का नहीं, शिद्धू कोई भाई, चाचा नहीं, कोई आप बाबा कितने नहीं। पैसे देकर गए थे और जो आपको जिस शख्स ने भिजवाया था, मैं उसका नाम नहीं पूछ रहा, लेकिन क्या अभी तक वो लोगों को भिजवा रहा है? जी उन्होंने मेरा राबता नहीं होया। मैं उस टाइम 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ डंकी लाई सी। पाकिस्तानी यूनान ਦਾ मैं उन्होंने 6 लाख रुपया दिता सी। यूनान ਦੇ ਵਿੱਚ मेहनत की, स्ट्रगल की, थोड़े जे पैसे जमा करके मैं अगे चला गया। लेकिन खुदाया मेरी हथ जोड़ के तुहाडे अगे एक अपील है कि प्रदेश बहुत मुश्किल है। तुसी अपने न्यूज़ चैनल की तरफों पाकिस्तान के इदारियां नूं दसो कि जेड़ा एजेंट है उन्होंने चुक लवो। उहदे नाल तुसी जो कर सकते हो करो, ताकि मावां दे बच्चे जिहड़े ने वो जान तो हाथ धो रहे ने, और जिहड़े एजेंट ने एक विच बड़ा वड्डा जुल्म करते ने। जेड़ा बच्चा बाई एयर नहीं जा सकता, जेड़ा पाकिस्तान दे विच जिहदे कोल फॉर्चूनर गड्डी है, जिहदे कोल कोठियां ने, वो जदों डंकी चाहते ने, वो नाल वाले बंदे ने कह दिंदे ने जी मेरे कोल तो एक नुकसान हो गया जी, पाकिस्तान च केस सी, मेरे वालिद साहब दा बड़ा हाथ है, मैं डंकी च पै गया। वो डंकर नूं पता लग जाता है कि यह बच्चा मजबूर है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਤਰੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਰਮ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਖੂਨ ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ यूनियन ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦਿਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ आपसे आखिरी सवाल है, आपको यहाँ पाकिस्तान में अपनी गाड़ी में कोई बिठाता नहीं था, कहते थे आपसे बदबू आती है। अब आपने गाड़ी ले ली है, आपने 160 यूरो के नवे बूट भी ले लिए हैं। अगर ये सारा कुछ आपने कर लिया है और आप कहते हैं कि शरीको सड़ो, और यारो शरीक कौन ने ताडे? शरीक सब नाल पहली वड्डी गल है, शरीक कोई गैर नहीं होंदा। गैर जेड़ा वे इंसान नूं चौंक दे विच मरा दिंदा है, ओदी सफारी दे दिंदा है, ओदे ते गड्डी चढ़ा दिंदा है, अपने जिहड़े हुंदे ने गल्लां कर 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 के इंसान नूं मार दिंदे ने। एक वक्त सी साडे कोल खाण नूं रोटी नहीं सी, कोई साडी फैमिली दा मैंबर, कोई रिश्तेदार सानू नहीं सी लैंदा। अज अलहमदुलिल्लाह यूरोप दे विच मजदूरी कीती है ते अज जिहड़ा मेहनत करके मैं सब कुछ बनाया, हुण सारे इस टाइम मेरे पीछे ने। बिल्कुल ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। शायद हमारे साथ थे। किसी तौर पे भी ये आसान काम नहीं है, यहाँ से पहुँच जाना यूरोप और फिर यूरोप में वहाँ पे सरवाइव कर लेना। और फिर ये पहले भी वाक़यात हुए, हर दफ़ा हुकूमत कहती है कि आप ये कर देंगे, आप इसको पकड़ लेंगे, लेकिन माओं के बच्चे, भट्ट साहब, कितनी माओं के बच्चे सिर्फ मौशी तंगदस्ती से तंग आके अपनी जान से चले गए। बाजवा साहब, आखिरी बात मैं आपको कह दूं, ये जो बात कर रहा था भाई के 6 लाख रुपया उस जमाने में गया है, अब भी साल 2024 जो रवा है इसमें लिबनान और पता नहीं केड़े केड़े मुल्क की सारी डिटेल मेरे पास है। मैं सिर्फ आपको ईरान की बात अगर बता दूं, 10,000 से जायद अफराद ईरान जो पड़े गए ने। कहाँ है FIA? क्यों जा रहे हैं ये अफराद? FIA बीच में कौन जिम्मेदार है? FIA बीच में मुलव्वस है, यही तो हमें आज पता चला है। 31 अफसरान, अच्छा ये निकलते रहेंगे, मैं इस पर क्या ही बंदा कह सकता है सिवाय कुड़ने के, ये निकलते रहेंगे। आज हमें पता चला है कि जनाब इनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है, कल को एक और ऐसा सानहा हो जाएगा और फिर हम दोबारा यही बात कर रहे होंगे। ये बहरहाल हुक्मरानों का काम है, एक इनको रोकें, इन इंसानी स्मगलर्स को पकड़ें, और तीसरा इतनी बड़ी नौजवान पॉपुलेशन है उनके रोजगार का कोई बंदोबस्त करें। प्रोग्राम आपने देखा, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।